कोल्हापुर थाने क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र में लगता है, एक दिन वहां पे एक आदमी एक मुकदमा लिखवाने, एक एफआईआर लिखवाने दौड़ता हुआ आता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो, कौन सी ऐसी विपत आ गई। तो आदमी बताता है कि उसकी बेटी, जिसका नाम क्रांति है और जिसकी उम्र महज 9 साल है, उसको उसकी पहली पत्नी अंजना बाई और उनके बच्चों द्वारा अपहरण करके मार दिया गया है। अब पुलिस ये सुनती है, थोड़ा सा घबराती है। फिर पुलिस पूछती है कि बताओ कौन कौन शामिल है और उनकी दोनों बेटियों का नाम क्या है। तो वो आदमी बताता है कि उसकी पहली पत्नी का नाम अंजना बाई, उनकी पहली पत्नी से दोनों बेटियों के नाम रेणुका और सीमा, और रेणुका के पति का नाम किरण सिंधे है, और ये तीनों चारों मिलके मेरी बेटी को उठाते हैं, उठा के कहीं ले जाके मार के फेंक देते हैं। अब पुलिस जब इतना सुनती है तो मामले की जांच में जुट जाती है और सबसे पहले जाके अंजना बाई और उनकी दोनों बेटी रेणुका और सीमा को उठा लेती है। और उठाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं निकलता। ये लोग सीधा सीधा मना कर देते हैं कि हम ये सब नहीं, हमें नहीं पता इसकी बेटी को किसने मारा। हाँ, ये मेरे पहले पति जरूर थे, लेकिन हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर पुलिस कहीं से जाके उस किरण सिंधे, जो कि रेणुका का पति है, उसे उठाती है और उठा के अपने तरीके से सख्ती से मार पिटाई करके पूछताछ करती है। जो अंजना, रेणुका और सीमा पुलिस के आगे नहीं टूटी, उन्हीं के आगे किरण सिंधे, जो कि रेणुका का पति है, वो आके टूट जाता है। और टूटने के बाद कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जानकारियां पुलिस के सामने वो रखता है, कोई कई ऐसी बातें वो बताता है जिसे सुनने के बाद वहां पे आसपास खड़े जितने पुलिसकर्मी थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब ये बात बाहर आई तो क्या कोल्हापुर, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश विदेश में ये खबर आग की तरफ फैल गई। क्योंकि अपने आप में ऐसा कोई मिसाल, ऐसी कोई घटना शायद भारत के इतिहास में घटी नहीं थी, जो जिस घटना के बारे में उस आदमी ने, किरण सिंधे ने, पुलिस के आगे बताया। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ, इस कहानी की वजह से, इस सच्ची घटना की वजह से शायद अब शब्द नहीं मिल रहे मेरे पास। क्योंकि ऐसी कई कहानियां मैंने आपको सुनाई अपने चैनल पे, कई ऐसी सीरियल किलर्स की कहानियां बताई, कई ऐसी जघन्य अपराधियों की कहानियां बताई। और सच बताऊं तो कहानियां सुनाते समय, कहानियां बताते समय मैं आपको बहुत चाव के साथ, बहुत इंजॉयमेंट, मैं खुद बहुत इंजॉय करता हूं ऐसी कहानियां सुनाते समय। लेकिन आज की जो कहानी है, इसे सुधारते समय मैं सच बताऊं तो मेरी खुद की इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं ऐसी कहानी आपके सामने रखूं। और मेरा पूरा प्रयास था कि इन कहानियों से मैं बचूं, आपके सामने ना रखूं। लेकिन मजबूरी है, पेशा ऐसा है कि आपके सामने ऐसी घटनाएं लानी पड़ती है। चूंकि इस घटना की वजह से, सच्ची कहानी की वजह से, शायद जो आपका एक नारी के प्रति एक भरोसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो नारियां होती हैं, वो हृदय की बड़ी कोमल होती हैं, उनके अंदर बहुत दया भावना होती है। शायद इस सच्ची घटना को जानने के बाद आपका ये नजरिया बिल्कुल बदल जाने वाला है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1990, 1990, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर में एक अंजना बाई नाम की एक महिला रहती है। महिला की पहली शादी होती है एक ट्रक ड्राइवर के साथ, जिससे उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रेणुका होता है। ट्रक ड्राइवर शादी करता है, कुछ दिन इनके साथ रहता है अंजना बाई के साथ। उसके बाद अपना ट्रक लेके कहीं साइड बाहर निकलता है और फिर कभी लौट के नहीं आता। अब अंजना के पास एक बच्ची की जिम्मेदारी, अंजना कुछ करती भी नहीं थी। उसके बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने मजबूरी में दूसरी शादी की। दूसरा जो आदमी था उसका नाम था मोहन गवित। पेशे से वो एक सैनिक था, रिटायर हो चुका था। रिटायर होने के बाद उसने शादी की। उससे भी एक लड़की पैदा हुई, सीमा। लेकिन शायद अंजना के ही स्वभाव में, अंजना के ही कुछ बर्ताव में ऐसी कोई कमियां थी, जिस वजह से जो मोहन गवित था, रिटायर्ड सैनिक, वो भी अंजना के पास ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो भी छोड़ के चला जाता है। अब अंजना के ऊपर एक रेणुका और एक सीमा, दोनों की जिम्मेदारी सीधा सीधा के। दोनों बच्चियां हैं, ये अकेली माँ, इसको कुछ समझ नहीं आता क्या करे। ये चाहती तो कहीं मेहनत मजदूरी कर देती, लेकिन कहते हैं ना कि शॉर्टकट का जो रास्ता होता है उसे बहुत जल्दी सब समझ जाते हैं, शॉर्टकट से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये भी शॉर्टकट करके कुछ पैसे वैसे कमाने के चक्कर में चोरी चकारी शुरू कर देती है। कहीं पॉकेट मारती, कहीं मंदिरों में जाके कहीं चुरा लेती, कहीं हाथ साफ कर देती, कहीं चेन स्नैचिंग कर लेती, कहीं जेब कतरी करती, किसी के घर में चोरी करती। ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे करके, कहीं चोरी चकारी, यही सब करके ये अपना पेट पालने लगी, अपने आप को आगे बढ़ाने लगी, पैसे इकट्ठा करने लगी। अगर ये अकेले करती अंजना, तब तक तो बात ठीक थी। इसकी ये बात
एक्सेप्टेबल थी कि शायद बेटियों की जिम्मेदारी थी, मजबूरी में इसने चोरी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे इसकी बेटियां रेणुका और सीमा थोड़ी सी बड़ी होती, इसने अपने साथ इन बच्चियों को भी इस धंधे में ढकेल दिया। और देखते ही देखते ये जो सीमा और रेणुका थी वो अंजना से भी ज्यादा होशियार हो गई। अब ये तीनों साथ में मिलके कहीं पॉकेट मारती, कहीं जेब कतरी करती। तीन रहती तो शायद इनकम भी इनकी ज्यादा हो गई थी, कोई इस मंदिर में, कोई उस मंदिर में, कोई सिनेमा हॉल के सामने। ऐसे ऐसे करके ये दोनों बेटियां और अंजना पॉकेट मारी, चोरी चकारी करके अपना काम धंधा बढ़ाने लगी। एक दिन ऐसे ही ये लोग चोरी करने जा रही थी, किसी के घर में चोरी करती, वहां पे इनको एक बच्चा दिखाई देता है। अंजना उस बच्चे को उठा लेती है और उसे पता नहीं था, उस समय तक उसे आइडिया नहीं था कि इस बच्चे के साथ करना क्या है, लेकिन बस उसे उस बच्चे को उठा लेती है और लेके साथ में जाने लगती है। और जाते जाते उसे एक मंदिर दिखाई देता है। अब मंदिर में काफी भीड़ थी, अंजना को लगता है कि यहाँ तो चोरी की जा सकती है। अब अंजना उस बच्चे को लेके मंदिर में घुसती है और चोरी करने लगती है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ होता है जो शायद अंजना के इतिहास में पहले हुआ नहीं था। अंजना का रिकॉर्ड था, वो कभी चोरी करते हुए पकड़ी नहीं गई, हाथ की सफाई उसकी इतनी अच्छी थी। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे एक आदमी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद जैसे आमतौर पे चोरों के साथ होता है, लोग उसे मारने पीटने लगते हैं। फिर ये होता है कि पुलिस को बुलाया जाए। अब इधर अंजना रोते हुए कहती कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सब लोगों ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ देखा था, तो उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। अब पुलिस को बुलाए जाने की बात होती, पुलिस को फोन किया जाने लगता है। कुछ महिलाएं उसको मारने पीटने भी लगती हैं, थप्पड़ों से, जूतों से, चप्पलों से, कि तुम मंदिर में चोरी करने आती हो। तभी अंजना के दिमाग में एक आइडिया आता है और उठा के उस बच्चे को जमीन पे जोर से पटक देती है, ताकि लोगों का जो ध्यान है उस चोरी से हट के उस बच्चे पे लग जाए। और जमीन पे पटकने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से वो लोगों से कहती है कि एक माँ कभी चोरी नहीं कर सकती। इस बच्चे के अपने पापी पेट के लिए मैंने चाहे जो भी किया, लेकिन मैं कभी पेशेवर चोर नहीं हूं। मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे को पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। और जो भी उससे उस समय दुखियारी बन के डायलॉग मार सके, जो भी शब्द वो बोल सकती थी, उसने वो सारे शब्द बोले, लोगों की सहानुभूति जीती। अब बच्चा जो इतनी ऊपर से जमीन पे गिरता है तो उसके सर से खून निकलने लगता है, उसका सर फट जाता है, खून निकलने लगता है। अब जो लोग उसे बुरी तरीके से मार रहे थे, वही लोग उनकी बुद्धि अचानक से पलट जाती है और सभी लोग उस संजना को सहानुभूति देने लगते हैं कि कुछ भी हो यार, एक दुखियारी माँ है, अगर चोरी भी कर ली तो कोई गलत बात नहीं है। एक बच्चे को पालने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। और सारे लोग कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करके उसे अलग चंदा भी देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने बच्चे का इलाज करवाओ और ऐसे काम मत करो। कुछ लोग तो उसे नौकरियों का ऑफर देते हैं कि तुम मेरे यहाँ बर्तन मांज सकते हो, ये वो। अब इधर बच्चे के सर से बुरी तरह खून निकल रहा है। अब ये जानबूझ के उस बच्चे को गोद में उठाती, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, और सहानुभूति लेके वहां से चुपके से निकल जाती है। और आसपास के लोग भी उसे चुपचाप भेज देते हैं। और ये सब जब हो रहा था तो उनकी दोनों बेटियां मामले को बहुत शांति से बखूबी देख रही थी। अब चूंकि बच्चे को चोट लगी थी, बच्चा रोता रोता हुआ इनके पास जा रहा था इनके साथ, तो अंजना को उस बच्चे का रोना इतना ज्यादा चुभ रहा था, अंजना और रेणुका को। इधर इन्हें ये भी लगता है कि अगर बच्चा ऐसे ही रोता रहा तो लोगों को शक हो जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं, चूंकि आमतौर पर बच्चा अगर माँ के पास आया तो बच्चे को चुप हो जाना चाहिए। तो इसके बाद जब इन्हें लगता है कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उनके दिमाग में जो कुछ आता है, उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में बेहद इंसानियत को झकझोरने वाला, मानवता को, शायद इससे ज्यादा पत्थर दिल महिला मैंने आज तक अपने, चाहे जितने मैंने क्राइम की स्टोरीज सुनाई, चाहे जितनी क्राइम की स्टोरीज देखी, चाहे जितने सीरियल किलर्स देखे, इससे ज्यादा बेरहम महिला शायद ही कोई हो। जब वो बच्चा लगातार रो रहा था तो अंजना को कुछ समझ नहीं आता, उसे इतनी तेज की गुस्सा आती है कि बच्चे के सर को ले जाके पास के खंभे में तब तक मारती है, तब तक लड़ाती है पैर पकड़ के, जब तक उस बच्चे की आवाज हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। उस बच्चे की जो चीख थी वो हमेशा के लिए शांत नहीं हो जाती, तब तक अंजना उस बच्चे को ऐसे पकड़ के खंभे पे मारती रहती है। और मार के जब वो बच्चा एकदम से रोना बंद कर देता है, मतलब वो बच्चा खत्म हो जाता है, तो अंजना, रेणुका और सीमा उस बच्चे को पास के कूड़े में फेंक देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है और अपने घर जाती हैं। अब घर जाने के बाद अंजना, रेणुका और सीमा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। उन्हें लगता है कि आज हम इस बच्चे की वजह से बचे हैं, तो शायद अगर कभी हम फिर चोरी करें, हमारे पास कोई बच्चा हो, तो फिर हम बच जाएंगे। चाहे जिस मंदिर में चोरी करने जाएंगे, चाहे जिस जगह चोरी करने जाएंगे, अगर हमारे पास कोई बच्चा होगा, हम फंसेंगे, ऐसे बच्चे को ढाल बना के वहां से निकल सकते हैं। और इस बात पे तीनों, दो माँ, मतलब दोनों बहनें और माँ, तीनों सहमत हो जाती हैं, एग्री कर जाती हैं।
उसके बाद ये जब भी चोरी करने जाती, कहीं भी चोरी करने जाती, तो उससे पहले किसी घर से छोटे बच्चे को, और खासकर ये जानबूझकर किसी गरीब घर के, किसी मजदूर के घर के बच्चे को टारगेट करती। क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर किसी गरीब के, किसी मजदूर के बच्चे को मैं गायब करूंगी तो जो पुलिस प्रशासन ये सब कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन करेगा नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा बहुत जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद बात आई गई हो जाएगी। इसीलिए ये अंजना, रेणुका और सीमा तीनों ऐसे गरीब के घरों से बच्चे चुराती, और ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखती है कि उस बच्चे की उम्र ज्यादा ना हो, कम एज के बच्चे हो, 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 3 साल तक। बाकी जितने छोटे बच्चे हैं उतना ही अच्छा, क्योंकि बड़े बच्चे आमतौर पर पहचान जाते हैं, उनसे पूछा जाए बता देते हैं कि मेरी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी कहाँ है, रोने लगते हैं बोल के। तो ऐसे बच्चों को टारगेट करती जिसकी उम्र, जिनकी अवस्था भी बोलने लायक ना हो। ऐसे बच्चों के साथ वो जाती, चोरी करती, पकड़ी जाती या फिर नहीं पकड़ी जाती। अगर पकड़ी जाती तो उस बच्चे को ढाल बना के, उस बच्चे की मदद से, उस बच्चे को आगे करके उस मामले से, उस जगह से बच के निकल जाती। और जिस बच्चे को ढाल बना के बच के निकलती, आमतौर पे ये भी बेहद चौंकाने वाली बात, वही बच्चा उन्हें इतना ज्यादा नापसंद हो जाता कि वहां से निकलने के बाद उन बच्चों को धीरे धीरे कहीं एक जगह ले जाके मार के, किसी खंभे से लड़ा के, किसी ईंट पत्थर से सर कुचल के मार के फेंक देती। मतलब कैसी पत्थर दिल महिलाएं थी जो किसी 18 महीने 19 महीने के बच्चे को ऐसे कुचल के मार के फेंक देती थी। एक बार तो कहा जाता है कि एक भावना नाम की 18 महीने की लड़की थी, इसको इन्होंने उठाया, एक जगह चोरी की, चोरी करने के बाद जब ये पकड़ी गई तो उस बच्ची को ढाल बना के इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद जब वहां से निकली तो आसपास उन्हें एक छोटी सी जगह में पानी भरा दिखाई दिया। उसके बाद इन्होंने इस बच्ची को पैर पकड़ के उस पानी में तब तक उल्टा करके डुबोया जब तक उस बच्ची की हरकतें, उस बच्ची का हिलना बंद नहीं हो गया। यानी कि पानी में डुबो के मार दिया 18 महीने के उस मासूम को, जिस मासूम की मदद से वो उस मुसीबत से, मार पिटाई से बच के बाहर निकली, उसी को डुबो के उन्होंने मार दिया। एक बार तो ये किसी घर में चोरी करती हैं, उस बच्चे को निकालती हैं, जाती है सिनेमा, जाती हैं चोरी करने। चोरी करने के बाद जब लौटती हैं, उसके बाद उस बच्चे को मार के एक पॉलीथीन में रखती है, उस लाश ठिकाने लगाने ले जाती है। तभी वो देखती हैं कि सिनेमा हॉल में एक मूवी लगी होती है, और मूवी संजोग से इन तीनों की फेवरेट होती है। उसके बाद उस लाश को उस पॉलीथीन में रख के ही वो जाती हैं, टिकट खरीदती हैं बाकायदा, तब तो शायद 100 भी 3 घंटे के ज्यादा होते थे। पूरी मूवी को देखती हैं, देखने के बाद बाकायदा फिर जब उन्हें मूवीज देख ली थी तब उन्हें याद आता है कि हमारे पास तो एक लाश भी है। अब सोचिए, चूंकि वो ये काम इतनी बार कर चुकी थी कि उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई थी। किसी बच्चे की लाश को लेके ऐसे घूम रही थी जैसे कोई सब्जी। आमतौर पे अगर हम अब थोड़ी सी सब्जी या फिर थोड़ा सा सामान भी लिए हों तो किसी जगह पे जाने के बाद हमारा ध्यान यही रहता है कि पहले इसे ठिकाने लगा दें। लेकिन इतनी बार वो मर्डर कर चुकी थी, ऐसे बच्चों को मार चुकी थी कि उस बच्चे को पॉलीथीन में पैक करने के बाद उनके दिमाग में ये भी नहीं आता कि मैं फंस जाऊंगी या क्या हो जाएगा। बाकायदे पूरे मजे से मूवी देखती हैं और आने के बाद ले जाके उस सिनेमा हॉल के बाथरूम में उस पॉलीथीन को डंप कर देती है। फिर जब स्वीपर जाता है उसे बच्चे की एक लाश मिलती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मामला इधर उधर होता है, फिर बात आई गई, मामला रफा दफा। उस समय 1990, 1991, 92 में इतनी ज्यादा मीडिया, इतनी ज्यादा टीवी, इतना व्हाट्सएप ये सब था नहीं कि मामला हाईलाइट होता। और ये लाश भी अलग अलग जगह पे फेंकती, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी इधर चोरी, कभी उधर चोरी। यहाँ तक कि जब इनसे पूछताछ की गई, पुलिस इनको पकड़ के पूछती तो इन्होंने बताया कि ये महाराष्ट्र, गुजरात, गुड़गांव, हरियाणा, यहाँ तक कि कई राज्यों में इनकी चोरियां और ऐसी ही करती हैं। अंजना, रेणुका और सीमा, इन तीनों का बिजनेस एकदम बहुत सही चल रहा था। बच्चे पकड़ती, मारती, सब कुछ करती। लेकिन फिर अचानक से अंजना को पता चलता है उसका जो दूसरा पति मोहन गवित, जो रिटायर्ड सैनिक था, जो छोड़ के गया था अंजना को, तो उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद उस शादी से उसको एक बेटी भी होती है, और बेटी का नाम कांति। अब ये बात अंजना, रेणुका और सीमा तीनों को नापसंद होती है कि उसके पिता ने उसको कैसे छोड़ दिया, और इस वजह से उनको लगता है कि जो भी वो चोरी चकारी कर रही है, ऐसे काम कर रही है, उसके एकमात्र जिम्मेदार उसके पिता है। तो उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद जब उन्हें लगा कि अब समय सही इस प्लान को यूज किया जाए, तो मौका देखते ही उन्होंने उसकी बेटी, जो कि 9 साल थी, 9 साल की कांति थी, उसे उठा के ले आके उसी तरह से किडनैप करते हैं, मारते हैं, मार के फेंक देते हैं। लेकिन किस्मत से, चाहे अंजना की बदकिस्मती कहें चाहे पुलिस वालों की किस्मती कहें, कि
इस बार अंजना के जो पहले पति मोहन और उनकी पत्नी दोनों को अंजना पे शक हो जाता है कि इसका मर्डर जो है अंजना ने और इन्होंने ही किया, इनकी दोनों बच्चियों ने। वो पुलिस के पास जाते हैं, नामजद FIR करते, पुलिस आती है, चारों को उठाती है, अंजना, रेणुका, सीमा और रेणुका के पति किरण को। जब उठाती है, पूछताछ करती है तो ये तीनों तो एकदम टस से मस नहीं होती, घाघ जैसे बैठी रहती है। लेकिन किरण जो है वो मार पिटाई के बाद टूट जाता है और वो बताता है कि इसको जो मारा था अंजना, मैंने, रेणुका और सीमा ने मारा था और मारने के बाद हमने इसकी लाश को फेंक दिया है। अब पुलिस उस जगह पे जाती है, लाश मिलती है। उसके बाद फिर पूछती है कितना सफाई से मारने का आइडिया आया कैसे, और अगर फिर पुलिस अपने तरीके से लालच भी देती है किरण को कि देखो तुम इस मामले में डायरेक्ट शामिल नहीं हो, अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो, सब कुछ सही सही बता देते हो तो तुम्हारा नाम, हम पूरा प्रयास करेंगे कि तुम्हारा नाम निकल जाए, इस मामले में तुम्हें सजा ना हो। अब किरण को भी लालच मिल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं मर्डर के केस में आता हूं तो मुझे फांसी हो जाएगी एक बच्ची के मर्डर के केस में। अब वो सरकारी गवाह बन जाता है और अंजना और अपनी पत्नी रेणुका और सीमा के खिलाफ गवाही और बयान दे देता है। उस बयान में किरण बताता है कि आप तो एक बच्ची के मर्डर का मुकदमा खोज रहे हैं। अंजना, रेणुका और सीमा ने ऐसे न जाने कितने 10, 20, 50 ऐसे न जाने कितने मर्डर इसने किए हैं। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वालों के हाथ पैर एकदम फूल जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आदमी क्या बोल रहा है, हम तो एक मामले की जांच कर रहे हैं। फिर उससे पूछते हैं कि बताओ कैसे, तो बताता है कि आसपास जितने भी छोटे बच्चे गायब हुए हैं इस पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, पूरे अपने इस जिले में, सभी को इन तीनों ने ही गायब किया है। अब पुलिस सारे मामलों की जांच करती है कि सन 90 से लेकर सन 96 तक कितने बच्चे गायब हुए हैं, तो पता चलता है कि 30 से 32 बच्चे ऐसे गायब हुए हैं। कई तो इतने पहले गायब हुए हैं कि उनका कोई सुराग नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं। अब पुलिस जो है भाग के अंजना के पास आती है, उसके सेल में जाती है और अपने तरीके से काफी सख्ती के साथ, महिला पुलिस आती है, काफी सख्ती से पूछताछ करती है। तब अंजना और रेणुका और सीमा बताती हैं कि जहां तक उन्हें याद है उन्होंने ऐसे 42 से ज्यादा बच्चों को मारा है और ऐसे 42 से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया है और कत्ल करके ऐसे लाशें फेंक दी हैं। अब जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं, उसके बाद उनके पैरों तले जब जमीन खिसकती है तो सीधा कोर्ट जाते हैं, इस बयान को रिकॉर्ड कराते हैं कोर्ट के सामने, और वहां भी बाकायदा अंजना, सीमा और रेणुका ये बयान देती है। फिर उनके ऊपर मुकदमा चलता है साल 1996 से। अब यहाँ से हमारे कानून व्यवस्था को भी एक तरह से आपको समझने का एक मौका मिलेगा कि हमारी कानून व्यवस्था एक्चुअल में है कैसी। साल 1996 में गुनाह एक्सेप्ट करने के बाद इनका मुकदमा चलता रहता, साल 2001 आ जाता है और 2001 आने के बाद कोल्हापुर की जो लोकल अदालत है वो उन्हें फांसी की सजा देती है। चूंकि किरण सरकारी गवाह बन चुका था तो उसे तो माफ कर दिया जाता है, बाकी इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। फिर मुकदमा चलता रहता है, 2004 आता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और फांसी की सजा को कायम रखता है। उसके बाद फिर मामला चलता रहता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, 2006 आ जाता है। 2006 में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए मामले को बरकरार रखती है। अब सोचिए 1996 से 2006, 10 साल यहीं बीत जाए। अब इसके बाद फिर मामला उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके पास जाता है 2014 में। दया याचिका, इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल किया, इनके वकील जाते हैं। अब मामले को सुनने के बाद भाई कौन ही ऐसा होगा कि जो ऐसे खूंखार, ऐसी जाली महिलाओं को, ऐसे चुड़ैलों को माफ करेगा। तो प्रणब मुखर्जी भी माफ करने से मना कर देते हैं और इस फैसले को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए फांसी को कायम रखते हैं। अब ये मामला 2014 में बीत जाता है। उसके बाद तब तक जो अंजना बाई है उसकी भी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब बचती हैं रेणुका और सीमा गवित। रेणुका और सीमा ये दोनों जेल में बंद रहती, इनकी फांसी नहीं होती और देखते देखते कोरोना आ जाता है, 2021 आ जाता है। 2021 आने के बाद इन्होंने फिर से एक याचिका, एक अपनी तरफ से जो मुकदमा होता है वो दायर किया और उस मुकदमे में ये बयान देती है, अपना स्टेटमेंट देती है कि हमें 2001 से फांसी मिली हुई है और 2021 आ गया। पिछले 20 सालों में हम डेली फांसी के डर से जी रहे हैं और हमें फांसी मिली नहीं और रोज हमें लगता है कि हमें कल फांसी हो जाएगी, परसों फांसी हो, इसलिए हम रोज मर रहे हैं।
इसलिए इतने दिन की ऐसी सजा को हमारे कम किया जाए। हम ऐसे इतना घुट घुट के जी चुके, कब फांसी देने का हमें कोई मतलब नहीं। मामला हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट को भी ये लगता है कि हाँ भले इसे सजा हुई है, लेकिन सजा मिलने के बाद भी इसे सजा देने में काफी देर हो चुकी है। क्योंकि फांसी की सजा आई थी तो फांसी इसे 1-2 साल में दे देनी चाहिए थी, लेकिन 20 से ज्यादा साल हो गए, 20 साल भी इसे फांसी ही नहीं दी जा सकी। तो अब इसलिए अब इसे फांसी देने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए हाई कोर्ट ने उन दोनों बहनों की सजा को फांसी से बदल के उम्र कैद में तब्दील कर दी। और आज भी ये दोनों बहनें एक जेल में बंद हैं और अपनी बाकी की जिंदगी शायद उसी जेल में रहेंगी, अगर कोई इस कहानी में नया मोड़ नहीं आता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को खत्म करूं इससे पहले मैंने एक आपको अशोक कामरा की कहानी सुनाई थी। उस पर कुछ लोगों का कमेंट था। एक भाई ने पूछा था कि, नाम तो लिखना मैं भूल गया, उन्होंने पूछा था कि उस सीरियल किलर को तो पकड़ा गया, लेकिन उसके चाचा जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मर्डर का मुकदमा है, 100 से ज्यादा हत्याएं उसने की है, उसका क्या हुआ? तो उसका जो चाचा है वो एकदम गायब है, वो छटा हुआ है। पुलिस एकदम अपने तरीके से चारों तरफ खोज रही है, लेकिन उसके चाचा का कोई पता चल नहीं रहा है। तो ये एक नई अपडेट थी उस कहानी में। और जो मैंने आपको शहाबुद्दीन की कहानी सुनाई थी, उस पर कुछ लोगों का कहना है कि आपने एक पहलू नहीं दिखाया। कुछ लोग ने कहा कि शहाबुद्दीन भगवान है या फिर खुदा है, ऐसा ऐसा। तो भाई देखिए, ऐसा है कि हम वही बात बता सकते हैं जो रिकॉर्ड पे हो, जो आसपास के लोगों ने अपने तरीके से, मैंने पूछा उनसे। मैं डायरेक्टली तो ऐसे बता नहीं सकता कि मैं यूट्यूब पे आपकी बातों को डालूंगा, वो भी नहीं बता सकते। मैंने अपने तरीके से जो पूछा, मैंने चंदा बाबू को इंटरव्यू देखा और कई जगह डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, तो जो जानकारियां मुझे मिली मैं वही बताऊंगा। हो सकता है अगर आप, मैंने पहले उस कहानी में मैंने कहा भी था कि कुछ लोगों की नजर में उनकी छवि जो है रॉबिनहुड वाली है, लेकिन अगर कोई आदमी है, कोई भी हो, अगर कोर्ट से उसे सजा मिल गई है तो कोर्ट का सम्मान करना हमारा काम है। अगर कोर्ट कहती है कि आदमी दोषी है तो हमारा आपका काम है कि माने कि ये दोषी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको अंजना बाई रेणुका और सीमा गवित की सुनाई। इस कहानी को गवित सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, और शायद हमारे भारत के या फिर पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी जालिम महिलाएं मेरी समझ से, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, लेकिन जाते जाते आपसे फिर से वही अनुरोध कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।